नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। खंदौली में कच्ची दीवार ढहने से एक बच्ची की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। नहीं थम रहा है ताजनगरी आगरा में कोरोना का बढ़ता ग्राफ, हर नए दिन सामने आ रहे हैं आगरा में कोरोना से संक्रमित मामले। एतमादपुर थाना क्षेत्र के कुबेरपुर गांव में चचेरे भाई ने मारी केशव नाम के युवक को गोली मारने के बाद आरोपी हुआ फरार। श्रावण मास के महीने में भी भक्त रहेंगे भगवान से दूर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और शिव मंदिरों के महंत ने सावन के महीने में मंदिर को बंद रखने का लिया फैसला। सिरसागंज में ट्रक व बाइक की हुई आपस में भिड़ंत में युवक हुआ गंभीर घायल। सपा के जिला और महानगर अध्यक्षों के साथ महासचिव व सपाइयों ने पार्टी कार्यालय पर किया जोरदार स्वागत। कार्यक्रम में 2022 को फतेह करने पर की गई चर्चा। सिकंदरा सब्जी मंडी में कभी भी फूट सकता है कोरोना बम। सब्जी मंडी में लगातार उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार की जा रही वृद्धि का विरोध कांग्रेस के साथ अब आम आदमी पार्टी भी कर रही है और सरकार से बढ़े दामों को वापस लेने की मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी आगरा के द्वारा पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी आगरा के द्वारा बोडला क्षेत्र में पेट्रोल डीजल के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई कि अभी हम सभी देशवासियों में थोड़ी जान बाकी है, इसलिए वे डीजल के मूल्यों में 80 रुपयों की जगह बिना रुके 100 रुपए तक का मूल्य वृद्धि करें। शुक्रवार को आयोजित विरोध प्रदर्शन में बोडला से जिलाध्यक्ष कपिल वाजपेयी के निवास से प्रदर्शन शुरू हुआ और कुछ ही दूर पहुंचते ही पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसके बाद वही जबरदस्त नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कपिल वाजपेयी का कहना था कि अब ये प्रदर्शन अनवरत रूप से जारी रहेगा और अब ये गली गली गांव-गांव तक पहुंचने का निर्णय लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया है उसके माध्यम से बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल का विरोध किया है। डीजल और पेट्रोल के विरोध को हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री से ये अपील करी है कि उन्होंने जो 80 रुपए तक पहुंचा दिया है, 80 पे रुपया नहीं 100 के पार करें। अब की बार मोदी सरकार 100 के पार ऐसा करें, लोगों का खून जितना चूस सकते हैं वह चूसें। लोगों में अभी भी जान बाकी है, वो हमारी जान जब तक नहीं निकल जाए तब तक पैसा बढ़ाए, टैक्स बढ़ाए। इसी क्रम में कपिल वाजपेयी ने कहा कि ये सरकार गरीब विरोधी है और अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है, जबकि रमजान अब्बास ने कहा कि सरकार को इस समय पैसा नहीं बढ़ाना चाहिए था और ये पैसा बढ़ा के सरकार ने अपना संवेदनशीलता का परिचय दिया है, जो गलत है। विरोध प्रदर्शन करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बड़े दामों पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों को रुलाने का जितना ये मोदी सरकार काम कर रही है, ये जब देश में दुनिया में सबसे सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा था तब सबसे महंगा पूरे देश में तेल बेचने का ये कुकृत्य है, ये एक जघन्य अपराध है, वह सरकार कर रही है। लोगों के संग लूट कर रही है, आर्थिक अपराध कर रही है। यह आर्थिक अपराध करने वाली सरकार कैसे वापस हो, इसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ सारे भाइयों ने मिलकर धरना और प्रदर्शन कराया और हम इस धरना प्रदर्शन को गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रवार को प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कपिल वाजपेयी के साथ में जेके गुप्ता, रमजान अब्बास, गुलफाम यदी, नंदन आर्य, भावना अनमोल, बसंत शेखर चतुर्वेदी आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का सिलसिला ताजनगरी आगरा में अभी भी जारी है। कोरोना संक्रमण से जंग जीत कर ठीक होने वालों का आंकड़ा भले ही 84.3% पहुंच चुका हो, लेकिन इस संक्रमण से ग्रस्त लोगों की संख्या और वायरस से मरने वाले लोगों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस के संक्रमण का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 26 जून को कोरोना पॉजिटिव के 11 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आगरा में कोरोना का आंकड़ा 1177 पर पहुंच चुका है।
वहीं कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की मौत हो गई। 50 साल के ताजगंज निवासी मरीज को सांस लेने में परेशानी होने पर भर्ती किया गया, इनकी मौत हो गई। गुरुवार को आए कोरोना के नए मामलों में 30 साल के सैनिक नगर राजपुर चुंगी निवासी मरीज को तेज बुखार आने पर भर्ती किया गया। जांच में कोरोना की पुष्टि हुई। 62 साल की कालिंदी विहार निवासी महिला मरीज और 65 साल के खुशीनगर निवासी मरीज को सांस लेने में परेशानी होने पर एसएन के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा गया। इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। वहीं 26 साल की नकला फकीर चंद ईदगाह निवासी गर्भवती महिला को और 26 साल की सुरक्षा विहार निवासी गर्भवती महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं 10 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसके बाद ठीक होने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 984 हो चुकी है। अब 110 एक्टिव केस हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा कर्मियों के कड़े प्रयासों से अब ताजनगरी आगरा में ठीक होने वालों का आंकड़ा 84.3% तक पहुंच चुका है। वैश्विक महामारी के रूप में फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण का खौफ इन दिनों सिकंदरा मंडी में मौजूद लोगों में नजर नहीं आ रहा। सिकंदरा मंडी के अंदर नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्राहक और विक्रेता दोनों ही मिलकर इन नियमों को तार-तार कर रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही मास्क का प्रयोग मंडी के अंदर किया जा रहा है। कोरोना वायरस की जंग में सामाजिक दूरी बनाने में जिले की पुलिस और प्रशासन लगातार प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी ओर सिकंदरा स्थित सब्जी और फल मंडी में लोगों के मध्य सामाजिक दूरी नहीं बनवा पाए। ये ढकेल और फड़ वाले भले ही 10-10 फीट की दूरी पर बने हों, ब्लॉक में खड़े हों, लेकिन लोगों ने गोले में खड़े होने के बजाय झुंड में ही सामान खरीद रहे हैं। बाद में विक्रेता भी पास खड़े होकर सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सुबह से ही सब्जी और फल विक्रेता अपनी ढकेल लेकर पहुंचने लगते हैं और लगातार सामाजिक दूरियों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। रात से ही दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले सब्जियों से लदे बड़े वाहन सिकंदरा मंडी पहुंचते हैं और सुबह 4 बजे से ही मंडी के अंदर खरीदारों का आवागमन भी शुरू हो जाता है। अपने व्यापार के लिए खरीद फरोख्त में लगे ये लोग जिला और प्रशासन और शासन द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए साफ नजर आते हैं। जबकि शुरुआती दौर से ही सब्जी मंडी में कोरोना संक्रमित के आंकड़े लगातार बढ़ते रहे हैं। जिस तरह से सिकंदरा सब्जी मंडी में लोगों का आवागमन है और नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि जिला प्रशासन का खौफ और कोरोना वायरस का संक्रमण इन लोगों के दिलों से निकल चुका है। ताजनगरी आगरा में जुम्मे की नमाज को दृष्टिगत रखते हुए सुबह से ही पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी शहर भर में देखने को मिली और शहर के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में लोगों का जमावड़ा न लगे, इसके लिए पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क बना रहा और एसपी सिटी के नेतृत्व में वाहन मार्च भी निकाला गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन की जद्दोजहद आज भी जारी है। कोरोना काल में भले ही लॉकडाउन की व्यवस्था के बाद अनलॉक फेज 2 जारी हो गया हो, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहा है। संक्रमण के चक्र को रोकने के लिए जिला प्रशासन और शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पुलिस सड़कों पर मुस्तैद बनी हुई है। इसी क्रम में जुम्मे की नमाज को देखते हुए ताजनगरी आगरा में पुलिस प्रशासन सुबह से ही सड़कों पर मुस्तैद नजर आई और शुरुआती दौर से ही लोगों को मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में जाकर पूजा अर्चना न किए जाने की हिदायतें भी दी जा चुकी हैं और इसी का पालन सख्ती के साथ हो, इसके लिए एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वाहन मार्च निकाला गया। देखो, ये जो अनलॉक 2 का जो फेज अभी चल रहा है, उसमें प्रत्येक लोगों से बार बार बात भी की जाती है और सभी को अपील भी की जाती है कि वो मास्क पहनें। जो लोग मास्क और इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई भी की जाती है, जुर्माना उसके लिए है। साथ ही में आज जुम्मे की नमाज शुक्रवार का दिन सभी को अपील की गई कि अपने घरों में ही जुम्मे की नमाज जो है वो अदा करें और उसके लिए हम लोगों ने फोर्स भी पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक बैरिकेडिंग पे और प्रत्येक जगह पे जो भी सेंसिटिव स्पॉट्स है वहाँ पे लगा के रखें। देश भर में अनलॉक फेज 2 लागू हो चुका है, जिसको लेकर पुलिस लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ बाहर निकलने के दौरान मास्क लगाने की बात कर रही है। एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे के अनुसार आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत कर रही है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो लोग इस नियमों का पालन नहीं कर रहे उनका चालान भी किया जा रहा है। साथ ही जुम्मे की नमाज को लेकर सुबह से ही पुलिस मस्जिदों पर मुस्तैद रही और लोगों से घरों में रहकर नमाज अदा करने की गुजारिश कर दी गई। कानपुर के बाल गृह में हुई घटना के बाद सामने आए तथ्यों को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सड़कों पर उतरे कांग्रेसियों ने शुक्रवार को सैंडल मार्च निकाला
और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा गया। सशक्त पीली सेना द्वारा एक कार्यक्रम सैंडल मार्च सेंट जॉन्स चौराहे पर आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने कानपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ हो रहे यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। सेना के अध्यक्ष कांग्रेस नेत्री शबाना खंडेलवाल ने अपने बयान में कहा कि कानपुर बालिका गृह में हो रहे इतने भयावह हादसे को आज गोदी मीडिया द्वारा और सरकार द्वारा दबा दिया गया और 157 लड़कियों का कोरोना वायरस से संक्रमित होना, HIV संक्रमित होना, 2 नाबालिग लड़कियों का प्रेग्नेंट होना, ये दर्शाता है कि घोर कलयुग आ चुका है। अब कहाँ गायब हो गए अर्नब गोस्वामी? क्योंकि ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, इसीलिए सभी लोगों ने मौन व्रत धारण कर लिया है। सब इसलिए इस मामले को दबा रहे हैं क्योंकि इसमें सरकार के कई नामचीन लोगों के नाम शामिल हैं। जैसे कि प्रिंट मीडिया द्वारा जो चीज सामने निकल कर आई, उसमें लड़कियों की सप्लायर गिरिजा त्रिपाठी, जो भाजपा सांसद कलराज मिश्रा की बहन निकली थी, सत्ता में बैठे हुए लोग ये अत्याचार की हदें पार कर रहे हैं। अब गरीब, बेसहारा, असहाय मजदूर बच्चियां किसका दरवाजा खटखटाएंगी? और रोज इस तरह की बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। कानपुर में अभी आपको जैसे ज्ञात होगा कि 57 बच्चियां जो बाल गृह में थी वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। 2 बच्चियां जो नाबालिग थी प्रेग्नेंट पाई गई। एक बच्ची HIV पॉजिटिव पाई गई। और उनका इस सब का जिम्मेदार कौन है? यूपी सरकार। गोदी मीडिया ने ये बातें इसलिए दबाई गई हैं। अब अगर 2 पुजारियों की हत्या होती है तो मीडिया चिल्लाता है। आज गोदी मीडिया कहाँ है? उन बच्चियों के साथ इतना अन्याय हुआ, इतना अत्याचार हुआ क्योंकि वो गिरिराज त्रिपाठी, कलराज मिश्रा सांसद बीजेपी के, उनकी बहन है जो लड़कियों की सप्लायर है। क्यों दबाया जा रहा है? कब बच्चियों को न्याय मिलेगा? अगर इस तरह के बाल गृह भी सुरक्षित नहीं है, बच्चियां कहाँ जाएंगी? किस आप अच्छे इंडिया की बात करते हो? किन अच्छे दिनों की बात करते हो जहां रोज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है? आपके सांसद, आपके विधायक उसमें शामिल हैं, किसी की अरेस्टिंग नहीं हो रही। क्यों इन मुद्दों को दबाया जा रहा है? रात दिन को हर बार हर रोज किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं उसकी हत्या हो रही है। कहाँ है सरकार? अब कहाँ है मोदी मीडिया? कहाँ मर गया वो अर्नब गोस्वामी? कहाँ मर गया वो देवनव? अब देवेगन, अब आवाज नहीं है किसी की, क्योंकि ये उन्हीं के आकाओं की सरपरस्ती में हो रहा है। ये शर्म की बात है। हम सेना के थ्रू उन अपराधियों की जो भी इस कांड में शामिल है उनकी फांसी की मांग करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी हमारी सेना इसी तरह लड़ती रहेगी। ऐसे दोषियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए और इसी के विरोध में लोगों के खिलाफ जो इस तरह के घिनौने कार्य में शामिल हैं, उनके लिए हमने सैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज किया है। प्रदर्शन में उपस्थित लोगों में शानू खान, बबली बघेल, ममता सिंह, रिया सिंह, हीरा देवी, सोहन देवी, आरती देवी, पूनम, हृदय, सरोज इत्यादि लोग मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब श्रावण मास में भक्त भगवान के दर्शनों से दूर रहेंगे। लगातार आगरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगरा जिला प्रशासन और मंदिरों के महंतों के साथ बैठक कर ये निर्णय लिया गया है। अगले माह शुरू होने जा रहे सावन मास के दौरान शिव मंदिरों में पहले की तरह भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जहां पिछले 3 माह से अधिक समय से सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद पड़े हैं, तो वहीं ये फिलहाल खुलते नजर नहीं आ रहे। हालांकि लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन आगरा में संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए हरी झंडी अभी नहीं मिली। जून के प्रथम सप्ताह के दौरान हुई बैठक में प्रशासन ने धार्मिक स्थलों को फिलहाल न खोले जाने की बात कही थी, लेकिन इस दौरान ये माना जा रहा था कि श्रावण मास के दौरान यानी 5 जून से मंदिर खोले जा सकते हैं और सावन के सोमवारों के दिन आम श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन कर उन पर जल चढ़ाने के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। जिला प्रशासन ने आगरा शहर के शिवालयों के महंतों के साथ बैठक के बाद ये निर्णय लिया। गौरतलब है कि आगरा में शहर के चारों कोनों पर शिव मंदिर हैं, जिनमें प्रत्येक सोमवार को मेले लगते हैं। इनमें बल्केश्वर, राजेश्वर, कैलाश व पृथ्वीनाथ मंदिर चारों कोनों पर है। इसके अलावा मनकामेश्वर, रावली महादेव शहर के बीच के मुख्य शिवालय हैं, जिन पर सावन के सोमवार के दिन भारी भीड़ रहती है और विशाल मेले लगते हैं। लेकिन इस बार ये रौनक देखने को नहीं मिलेगी, जिसके चलते शिव भक्तों में मायूसी है, तो वहीं मंदिरों के महंत भी इसे समय की बलिहारी मानते हुए स्वीकार करने को मजबूर है। हालांकि आमतौर पर प्रतिदिन जिस तरह से मंदिरों में साफ सफाई, आरती, भोग आदि दर्शन आदि जो अभी तक चलते आए हैं, वे प्रक्रिया
पूरी तरह से जारी रहेगी, लेकिन सोमवार के दिन शिवालयों में मिली भारी भीड़, मंदिरों के बाहर लगने वाले दुकानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र के गांव कुबेरपुर में एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई को मामूली बात को लेकर गोली मार दी। गोली युवक की जांघ में लगी। युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं आरोपी युवक घटना को अंजाम देकर फरार है। घटना दरअसल एतमादपुर थाना क्षेत्र के गांव कुबेरपुर की है, जहां शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे केशव नाम के युवक ने अवैध तमंचे से अपने ही चचेरे भाई पवन को गोली मार दी। गांव में गोली चलते ही हड़कंप मच गया। गोली पवन की जांघ में लगी। आनन फानन में परिजन पवन को इलाज के लिए आगरा अस्पताल लाए। पवन के परिजनों ने बताया कि पिछले करीब 2-3 दिनों से पवन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके लिए उसका आगरा में एक अस्पताल में इलाज कराया गया। वह अपने घर के नीचे खड़ा था, तभी केशव पवन को देखकर हंसने लगा। इसके बाद पवन ने उसे गालियां देना शुरू कर दी, जिससे गुस्साए युवक ने सामने घर में रखे अवैध तमंचे से पवन की जांघ में गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार थाना एतमादपुर क्षेत्र में पवन नाम का एक लड़का 2 दिन से मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था। उसके परिवार वालों ने आगरा में उसका इलाज भी करवाया है और उसको डॉक्टर से दिखवाया भी था। आज सुबह पवन जो है नीचे अपने घर के नीचे खड़ा था और अपने घर की छत पे खड़े अपने चचेरे भाई केशव की तरफ देख रहा था। केशव किसी बात पे पवन के ऊपर में हंस रहा था और ये नीचे से गाली गलौज करने लगा। उसी बात पे उसका चचेरा भाई केशव नीचे उतरा और जब इसकी गाली गलौज सुनने के बाद उसने गोली चला दी, जो पवन के जांघ में लगी है। पवन को हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है, इलाज कराया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना की सूचना पाकर छलेसर चौकी और थाना एतमादपुर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी केशव मौके से फरार हो चुका था। घर में सिर्फ उसकी मां थी। केशव की मां को पुलिस ने पूछताछ के लिए रात में बुला लिया, तो वहीं पवन का आगरा अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसपी ग्रामीण रवि कुमार का कहना है कि घटना में तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। सपा कार्यालय पर हुए सपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान समारोह के दौरान सरकार की गाइडलाइंस के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी जमकर उड़ती हुई नजर आई। इस दौरान सपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ में अधिकांश सपाइयों ने मास्क भी नहीं पहने, जिससे यहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा पूरी तरह से नजर आया। शुक्रवार को सपा जिला कार्यालय पर हुए सपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान कोरोना वायरस जैसी महामारी को भूल नवनियुक्त सपा के जिला महानगर अध्यक्ष के साथ महासचिव सम्मान समारोह के दौरान जहां खुद मास्क नहीं लगाए हुए थे, तो वहीं बड़ी संख्या में पार्टी कार्यालय पहुंचे सपाई भी मास्क लगाना भूल गए। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह करने के साथ उनसे नजदीकी दिखाने के चलते ये सपाई सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूलते नजर आए। इस दौरान जब सपा के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार, जिला अध्यक्ष रामगोपाल बघेल और जिला महासचिव शिवराम यादव से इस बारे में बातचीत की गई, तो वे भी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बताते हुए बहानेबाजी करते ही नजर आए। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा कार्यकर्ताओं ने पालन किया है। कपड़े से साफ किया है। कार्यकर्ता नहीं रहे तो कहीं न कहीं हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन किया है और कार्यकर्ताओं का प्यार है। कार्यकर्ता अगर उत्साह है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव में आस्था है, पदाधिकारी हम लोग बने, उन्होंने स्वागत किया हम लोगों का। इसमें कहीं कोई गलती आई उसे आगे सुधारने का काम करेंगे। उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी है। सोशल डिस्टेंस का हमने पूरी तरह पालन किया और भविष्य में ध्यान रखें। बता दें, पूरी दुनिया के साथ इस समय पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है। इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने कई गाइडलाइंस भी जारी करी हैं, जिसमें किसी सम्मान समारोह के ना होने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी बात कही गई है। लेकिन सफाई है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। सपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान समारोह के दौरान सपाई सरकार की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए, तो वहीं सपाई भी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पदाधिकारियों का सम्मान समारोह में मशगूल ही नजर आए। सपाइयों के सम्मान समारोह के चलते यहां कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा पूरी तरह से नजर आया। सपा के नवनियुक्त जिला और महानगर अध्यक्षों के साथ महासचिव का सपाइयों ने पार्टी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया। अपने स्वागत से अभिभूत सपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने 2022 में सपा की सरकार बनाने के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के साथ
जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष करने की बात कही। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नव नियुक्त जिला और महानगर अध्यक्ष के साथ जिला महासचिव का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता पदाधिकारीगण मौजूद रहे। अपने सम्मान समारोह में उत्साहित सपा जिला अध्यक्ष रामगोपाल बघेल का कहना था कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का काम करेंगे। साथ ही 2022 में सपा की सरकार बनाने के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा। मैंने फिरोजाबाद के अंदर ज्वाइन किया था और जब भी से राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे फिरोजाबाद के अंदर कार्य करने के लिए लगा दिया। जब गठबंधन में हम आगरा चुनाव नहीं लड़े थे, फिरोजाबाद लड़े थे, तो राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर साहब ने मुझे फिरोजाबाद कार्य करने के लिए लगाया। मैं फिरोजाबाद कार्य कर रहा था जनता के बीच में और वहीं मुझे फिर उसके बाद में उपचुनाव हुआ उमला वाला जो कैंसिल हो गया किसी कारणवश, तो मुझे वहाँ चुनाव में लगा दिया गया। मैं वहाँ कार्य करता रहा और राष्ट्रीय नेतृत्व का कहना हुआ कि आप आगरा में रहने वाले तो आगरा कार्य करिए। मैं आगरा के कार्य कर रहा हूँ। जो राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे जिम्मेदारी देगा मैं बखूबी तन मन धन से बखूबी निभाने का कार्य करूँगा। रही बात बसपा की, तो बसपा में लंबे समय तक मैंने कार्य किया। प्रत्येक बूथ से लेकर के और मंडल तक का मेरा पद रहा था। 2018 में मैंने बसपा को छोड़ा था, 18 में ही समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था। आज मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा और ईमानदार और वफादार कार्य। वहीं चौथी बार महानगर की कमान संभालने वाले नेताओं का कहना था कि पार्टी अब एकजुट नजर आएगी। पार्टी में गुटबाजी को लेकर सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार का कहना था कि अब पार्टी में कोई भी कुछ नहीं होगा और जिला और महानगर एक साथ मिलकर काम करेंगे। जो विश्वास हम पे किया है दोनों पर, हम उस पर खड़े उतरने के लिए सबसे पहले अपने संगठन को शहर से लेकर जिले तक मजबूत करेंगे जनता के। उसके बाद हम जनता के बीच में जाके, क्योंकि काम करने के लिए बहुत है। ये आगरा शहर में जिस तरीके से नोटबंदी के बाद जीएसटी और जीएसटी के बाद कोरोना-19 से हर तबका, चाहे वो व्यापारी हो, गृहिणी हो, शिक्षक हो, छात्र हो, नौजवान हो, सब परेशान हैं। उसके बाद काम धंधे से लोग परेशान हैं, रोजगार से परेशान हैं। उसके बाद शहर में गंदगी, सीवर की व्यवस्था नहीं, स्वच्छ पीने के लिए पानी नहीं, और जो कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं वो आगरा में बहुत कम संख्या में हो रहे हैं। वहीं नवनियुक्त सपा जिला महासचिव शिवराम यादव का कहना था कि वे पार्टी से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। इस दौरान पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए कई बार उन्हें कई संगठनों में यूथ अध्यक्षों की जिम्मेदारी भी दी है। अब महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद मिलने के बाद वे पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। इस दौरान सपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने जल्द ही जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन और संघर्ष करने की बात कही। सपाइयों का कहना था कि पार्टी एक बार फिर से जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ती नजर आएगी। आगरा के थाना खंदौरी क्षेत्र के गांव में घर में निर्माण कार्य के दौरान कच्ची दीवार गिरने से 2 बच्चियां दब गई, जिसमें एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई तो वहीं दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुबह टिंकू पुत्र छोटेलाल अपने पड़ोसी की सहमति से कच्ची दीवार को तोड़कर पक्की दीवार बनाना चाह रहे थे। जब तक दीवार पर काम चल रहा था, सत्यवीर की 2.5 साल की बच्ची रश्मि वहां पर आकर खड़ी हो गई। उसके बराबर में ही सत्यवीर की भांजी नीलम भी खड़ी हुई थी। कच्ची दीवार पर काम चलने से दीवार अचानक उन दोनों के ऊपर गिर गई, जिससे रश्मि पुत्री सत्यवीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वह भांजी नीलम बुरी तरह से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रश्मि के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। देखिए, खंदौली थाना क्षेत्र में मुढ़ी जहांगीरपुर गांव में आज सुबह एक व्यक्ति द्वारा दीवार का निर्माण कराया जा रहा था। उसी में पुरानी दीवार गिर गई, जिसके कारण उसके पड़ोसी की 2 बच्चियां उसमें दब गई थी। एक बच्ची 2.5 साल की जिसकी उम्र है, उसकी मृत्यु हो गई, और एक दूसरी बच्ची जो कि 10 साल की है, उसके पैर में चोट आया है, फ्रैक्चर हुआ है। इलाज कराया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं घायल हुई नीलम को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा में पत्रकार यूनियन IJU मथुरा इकाई के आह्वान पर प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के तहत जनपद के पत्रकारों का 7.5 लाख का बीमा कराया गया। बता दें, कोरोना काल में पत्रकारों ने जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, जिसके बाद ये बीमा कराया गया है। चतुर्वेदी समाज की समाजवाड़ी भैंस बहोरा मथुरा में पत्रकार यूनियन IJU मथुरा इकाई के आह्वान पर प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के तहत जनपद के 188 पत्रकारों का 7.5 लाख का बीमा कराया। रंजीत पाठक ने पत्रकारिता के लिए इंस्टीट्यूट और मथुरा प्रेस क्लब की स्थापना कराने की बात कही।
जोखिम भरे पत्रकारों के कार्य में कार्य करने वाले पत्रकारों का बीमा आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से चली आ रही एक महत्वपूर्ण मांग को युवा उद्योगपति और समाजसेवी व प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के क्रिएटर संजीत महेश पाठक ने श्रमजीवी पत्रकार यूनियन IJU मथुरा इकाई के आह्वान पर ऐतिहासिक पहल की है। तो आप जैसे कि देखिए कि डॉक्टर हैं, पुलिस हैं और नर्स हैं, इनको भी एक रिस्क रहती है। और हमारे जो पत्रकार भाई हैं, आप देखेंगे कि ये हॉस्पिटल में भी जाते हैं, ये पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, ये सड़कों पर भी जाते हैं, ये मार्केट प्लेस में भी जाते हैं, ये हर जगह पर जाते हैं जहाँ पर रिस्क हमेशा बनी रहती है। तो इस खतरे को देखते हुए हमारे पास जो श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जो यहाँ पर मथुरा इकाई के अध्यक्ष हैं नरेंद्र भारद्वाज जी, वो मेरे पास आए और उन्होंने ये एक प्रस्ताव रखा कि रंजित जी क्यों ना हम लोग इस महामारी को देख करके हम लोग मथुरा के जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए उनको कुछ इंश्योरेंस करा करके दें। ये इंश्योरेंस हमने उनको पत्रकारों को और जर्नलिस्ट को देख करके नहीं की है, जबकि बल्कि उनके परिवारों को देख करके की है। प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के क्रिएटर संजीत महेश पाठक ने कहा कि मथुरा जनपद में कोविड-19 महामारी में पत्रकारों ने जान हथेली पर रखकर अपने कर्तव्य और फर्ज को निभाया है। ऐसे में पत्रकारों व उनके परिवार की सुरक्षा हेतु 7.5 लाख की बीमा पॉलिसी सुरक्षा कवच प्रदान करेगी, जो विपरीत परिस्थितियों में फायदेमंद होंगी। उन्होंने कहा कि वो शीघ्र ही मथुरा में पत्रकारिता की पढ़ाई हेतु एक कॉलेज व मथुरा प्रेस क्लब की स्थापना हेतु प्रयास करेंगे। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन IJU मथुरा के अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज ने कहा कि जान की परवाह किए बगैर दिन रात खबरों के संकलन में व्यस्त पत्रकारों के लिए बीमा एक ढाल बनकर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। ये चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जो पत्रकार हैं वो हमेशा रिस्की लाइफ में रहते हैं। 24 घंटे हमारा खबरों के आदान प्रदान के लिए जाना होता है और घर का जो मुखिया होता है, जो कमाऊ पूत होता है, अगर उसके संग कोई हादसा होता है तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो उन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो इंश्योरेंस है वो एक आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करता है, परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं हमारे युवा समाज सेवी और मथुरा के उद्योगपति प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के क्रिएटर मिस्टर रंजीत चतुर्वेदी जी से मिला। मैंने इनको अपना एक बताया कि अगर इस तरीके से आप हम पत्रकारों के लिए कुछ करते हैं उनके परिवार के लिए, तो एक बहुत बड़ी पहल होगी और मथुरा के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने बहुत गंभीरता से इसको लिया और सारी चीज़ों को थॉरोली करने के बाद इन्होंने उसको ओके किया कि ठीक है, हम मथुरा के सभी पत्रकारों का बीमा कराएंगे। मौके पर मौजूद समस्त पत्रकारों ने प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन IJU का आभार व्यक्त किया। जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे स्थित गुंजन चौक के पास रोड पार करते समय एक ट्रक ने एक बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार ट्रक के नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे स्थित गुंजन चौक के पास रोड पार करते समय एक ट्रक ने एक बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी। आपको बताते चले, घटना उस वक्त की है जब सिरसागंज के नेशनल हाईवे स्थित गुंजन चौक के पास इटावा से शुकाहाबाद की तरफ जा रहे बालू से भरे एक ट्रक ने सिरसागंज के गुंजन चौक के पास सड़क पार करते समय अचानक एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार ट्रक के नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। ये बालातंते आ रहे थे। कौन आ रहा था? यही मोटरसाइकिल पे अनुभव के नगर आके और कौन जा रहे पे रिश्तेदारी में और बालातंते हमारे रहते तो ट्रक बालातंते चलो आ रहे हो सीधो तो ट्रक को उठाए 50 बच्चे में ब्रेक लगे ना उठाए बाप ट्रक कटेगा। तो कितनी चोट है? ये गोड़ बनाए कटेगा बाको अपन लोग हड्डी दिखाई दे रही है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सिरसागंज थाना प्रभारी गिरीश चंद गौतम ने मैक फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर गंभीर घायल बाइक सवार युवक को अस्पताल भेज दिया। थाना वृंदावन पुलिस द्वारा 2 वृद्ध महिलाओं के साथ घर में घुसकर मारपीट कर लूट करने की घटना का पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही खुलासा कर दिया है। वहीं लूटे गए माल की 100% बरामदगी व 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना वृंदावन पुलिस द्वारा 2 वृद्ध महिलाओं के साथ घर में घुसकर मारपीट कर लूट करने की घटना का पुलिस ने खुलासा चंद घंटों में ही कर दिया। गुरुवार की रात्रि में थाना वृंदावन क्षेत्र के अटखंबा क्षेत्र में वृद्ध महिला के घर में अज्ञात लोगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट कर लूट की गई थी, जिसके संबंध में थाना वृंदावन पर राघव सर्राफ पुत्र कृष्ण कुमार सर्राफ फरीदाबाद जिला हरियाणा ने थाना वृंदावन पर 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लूट का मुकदमा पंजीकृत किया था। पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए चंद घंटों में ही लूट की घटना का खुलासा करते हुए लूटे गए माल कुल 1,28,200 रुपए, सफेद धातु व अन्य सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद मथुरा के थाना वृंदावन के अटखंबा क्षेत्र में
25 जून 2020 को प्रातः 2 बजे से 3 बजे के बीच घर में सो रही वृद्ध महिलाओं को घायल करके लूट की घटना कारित हुई थी, जिसमें 1,28,000 से ज़्यादा की नकदी व 2 किलो 600 ग्राम से ज़्यादा की चांदी का सामान लूट लिया गया था और इन दोनों महिलाओं को घायल किया गया था। घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस का मौके का मुआयना किया गया। इस संबंध में FIR पंजीकृत की गई। कई टीमों के द्वारा अथक मेहनत करने के उपरांत 15 घंटे की अल्प अवधि में इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इस घटना में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, राज चतुर्वेदी व प्रतीक गौड़। राधा जो कि उसी घर में मेड का काम करती थी, इसके द्वारा अपने 2 साथियों को बुलवा करके ये घटना कारित कराई गई थी। इस घटना में लूटा गया पूरा माल 1,28,200 रुपये व 2 किलो 630 ग्राम चांदी जो है वो रिकवर कर ली गई है। 100% रिकवरी इसमें हुई है। इन तीनों अभियुक्तों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि गिरफ्त में आए आरोपियों को अग्रिम कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।